हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, जो स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन फॉर्मेशन का एक स्टेप है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैंने पहले ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो यूरिन फॉर्मेशन का एक स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ द स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। अब सबसे पहले आपने जैसा देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ब्लड होता है वो ब्लड का एक कंपोनेंट, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड सेल और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होता है किसमें, नेफ्रॉन में। ब्लड प्लाज्मा में भी क्या फिल्टर होता है, प्रोटीन नहीं फिल्टर होता, बाकी पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा नेफ्रॉन बनाता हूँ तो सपोज करो कि ये बोमन्स कैप्सूल है, सपोज क्या करना, ये है ही, और ये आपका था क्या, ये था पीसीटी, दिस वन इज पीसीटी, और ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले। उसके बाद ये आता है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस वन इज द असेंडिंग लूप ऑफ फेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ फेनले, और ये था डीसीटी। अभी मैं इस पूरे डायग्राम को बड़ा सा बनाऊंगा, अभी यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। और ये कलेक्टिंग डक्ट, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कौन था, ये था आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द ग्लोमेरुलस, ये वाला। और इसी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट आते थे, मतलब यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे ऐसा बोमन कैप्सूल में आते थे, यानी कि नेफ्रॉन में आते थे। अब मैंने बोला कि ये जो फिल्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इन शॉर्ट मैं एनएफ लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या फिल्टर हुआ है, क्या क्या है, इसका कंटेंट क्या है, मैंने बोला प्लाज्मा है। मगर प्लाज्मा में क्या नहीं है, प्लाज्मा का प्रोटीन। इसका मतलब ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होगा ये कैसा होगा, डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा। ठीक है, याद रखना, ये मैंने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले पार्ट में बताया है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये हो जाती है कि मैं आपको इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, अगर मैं हेडिंग डाल दूं तो सेकेंड स्टेप कौन सा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये सेकेंड स्टेप है। अब सवाल ये उठता है कि सर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होगा क्या। मैंने एक चीज बोली कि देखो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिल्टर होके आ गया, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ये चाहती है कि जो भी वेस्ट हो वही फिल्टर हो। मगर कई बार क्या होता है, जो वेस्ट होते हैं उसके साथ कुछ इसेंशियल सब्सटेंट, वो इसेंशियल सब्सटेंस क्या होते हैं, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। तो वो इसेंशियल सब्सटेंस, जैसे मैं बात करूँ नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या क्या आएगा, तो इस साइड में मैं आपको एनएफ लिख के समझाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें हो सकता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकते हैं, इट में बी सोडियम आयन, इट में बी पोटेशियम आयन, इट में बी बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इट में बी क्लोराइड आयन, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट। मगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में मेनली क्या होता है, मैंने आपको मेनली बताया क्या होगा, वेस्ट होंगे। वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इट में बी यूरिया, इट में बी यूरिक एसिड। ओके, मगर कुछ एसेंशियल सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस भी आ सकते हैं। तो एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक आपका ग्लूकोज, लाइक आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड ये सब बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। मगर ये कहाँ आ जा रहे हैं, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में आ जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट का फ्यूचर क्या है। इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट का फ्यूचर है कि ये एक दिन यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ, सिंपल सी बात ये है कि क्या आप अपने घर से खराब चीजें बाहर भेजते हैं, नहीं, सॉरी, आप खराब चीजें ही बाहर भेजते हैं, अच्छी चीजें बाहर नहीं भेजते। कहने का मतलब ये था कि जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं आप उसको बचा के रखते हैं अपने घर में। ओके, और जो खराब चीजें होती है उसको आप डस्टबिन में डालते हैं और सुबह कचरे वाला आता है उसको लेके जाता है। कॉन्सेप्ट ये है भाई कि यहाँ पे जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ये इन फ्यूचर यूरिन में कन्वर्ट होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वेस्ट होना चाहिए। ओके, नो डाउट कुछ एक्सेस में सॉल्ट वगैरह है वो निकल जाते हैं, मगर सारे सॉल्ट निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता, मैक्सिमम सॉल्ट निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है भाई कि ये यूरिया हो, सॉरी ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे तो गलत बात हो जाएगी। तो अब समझने वाली ये बात है कि ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में गलती से आ गए कौन, ग्लूकोज, कौन अमाइनो एसिड, कौन कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इनको वापस क्या करना है, इनको वापस ब्लड में लाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से ब्लड में लाना है, ब्लड सर्कुलेशन में इनको वापस से लाना है।
ये ठीक कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले देखो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर ये बहुत आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मुंबई, तो मुंबई में मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़े गरीब लोगों की। बुरा मत मानना, मैं खुद बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, एक गरीब बंदा है, गरीब, ओके, और इधर अमीर लोग हैं। अमीर लोग सपोज करो बिल्डर, ओके, ये अमीर लोग हैं। तो ये गरीब, जो गरीब लोग हैं, ध्यान से समझना, ये ऐसे चौल वगैरह में रहते हैं, मतलब चौल समझते हो ना, झोपड़े वगैरह में रह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझो, मैं खुद बहुत बड़ा गरीब आदमी हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ। मगर ये अमीर आदमी, सपोज ये बिल्डर है, तो मैंने अब गरीब की तुलना यहाँ पे वेस्ट से कर ली। बुरा मत मानना यार, ये पढ़ने के लिए, बस पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वेस्ट से कर ली, और अमीर की तुलना मैंने कर ली इसेंशियल सब्सटेंस से, इसेंशियल सब्सटेंस से, ठीक है। तो ये अमीर लोग, ये बिल्डर्स जो हैं, ये गरीब को हटा के, ठीक है, गरीब यानी कि वेस्ट, हमारी बॉडी वेस्ट को हटाना चाहती है, तो गरीब को हटा के, ठीक है, ध्यान से समझना, गरीब को हटा के वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं। अब ये वेस्ट तो जा रहा है, ये वेस्ट कह रहे हैं, ठीक, गरीब कह रहे हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मगर ये करेंगे क्या, ये कुछ अच्छे सब्सटेंस, यानी जो अमीर लोग थे इनके बच्चे को मान लो उठा लिया। अब इनका बच्चा क्या होगा, इसेंशियल सब्सटेंस, हाँ है ना। तो बताओ ये वेस्ट अपने साथ साथ क्या लेके गया, बोलो, अपने साथ ये वेस्ट इसेंशियल सब्सटेंस को भी लेके गया। मगर क्या लेकर जाना चाहिए था, क्या अमीर लोग यहाँ से निकले, नहीं, यहाँ से तो गरीब लोग निकले। मतलब एलिमिनेशन किसका हुआ, गरीब यानी वेस्ट का। मगर वेस्ट के साथ क्या हुआ, वेस्ट के साथ कुछ इसेंशियल सब्सटेंस भी चले गए। तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो कहता है कि देखो भाई, हमको अच्छी चीज तो बॉडी में रखनी चाहिए, बेकार चीज ही बाहर फेंकनी चाहिए। मगर बेकार के साथ भी कुछ अच्छी चीजें जा रही हैं, तो उनको, उस अच्छी चीज को हम वापस अपने पास लेकर आएंगे, ठीक है। ये हमारा एम है, दैट इज व्हाट, दैट इज द बेसिक, जो बेस है ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, समझ गए, ओके। चलिए, तो रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, हम ये समझ गए कि जो आपने बोला कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है इसमें वेस्ट है तो बेस्ट है, ठीक है, वेस्ट है तो बेस्ट है, मगर उसमें कुछ इसेंशियल सब्सटेंस है, तो उसको हमको वापस ब्लड में लाना पड़ेगा। तो सर कैसे लाएंगे हम ब्लड में, देखो ब्लड कहाँ से आएगा, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया था ये अफरेंट आर्टरियोल है, ए लिख देता हूँ, और ये इफरेंट आर्टरियोल। आगे चल के तुमने पढ़ा होगा कि ये आगे चल के ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, ये आर्टरियोल इन फ्यूचर कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगा, और ये कैपिलरीज इस रीनल ट्यूब्यूल को चारों तरफ से घेर लेंगी, ऐसा समझ में है। ऐसा मैं बना रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं, चारों तरफ से लिपटा हुआ होता है, ओके। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आगे ये कैपिलरीज आ रही हैं, ये कैपिलरीज पूरे के पूरे रीनल ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले और डीसीटी, इनको घेर लेंगे, ठीक वैसे जैसे चंदन की लकड़ी को सांप घेर के रखते हैं, ओके, समझ गए। अब एक बात बताओ यार, जो भी नेफ्रिक फिल्टर, जो भी ब्लड था, ब्लड का प्लाज्मा यहाँ पे फिल्टर हुआ, अब बाकी का जो ब्लड था वो तो यहाँ चला गया, ऐसा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे ऐसा आ रहा है, आगे ऐसा आ रहा है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे ऐसा आ रहा है, फिर से देख लो, ये मैं जो इरेज कर रहा हूँ वही आया था, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये मैंने बोला नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ रहा है, और इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में इसेंशियल सब्सटेंस है। तो सपोज करो इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ, इस पॉइंट पे इसेंशियल सब्सटेंस है, तो ये इसेंशियल सब्सटेंस क्या होंगे, इस कैपिलरीज में चले जाएंगे, और कैपिलरीज में क्या है, ब्लड। इस कैपिलरीज को मैं क्या बोलता हूँ, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। तो यहां से यहां चले गए, तो ब्लड में चले गए कि नहीं चले गए, समझ गए ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं कि ये जो डायग्राम बना है मैंने इसको बड़ा बनाता हूं, मैं इसको बड़ा बनाता हूं, और साथ ही साथ में ये जो आपको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ये तुम समझ गए कि किसके चारों तरफ है, ठीक है। ये रीनल ट्यूब्यूल में क्या कहता है, फिर बोलता हूं, सुन लो, ये आपका पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, और ये कौन है, कलेक्टिंग डक्ट, इनके सॉरी डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट तो नेफ्रॉन का पार्ट है नहीं, तो इनके चारों तरफ ये कैपिलरीज लिपटी हुई रहेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर। पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के, और कैपिलरी मतलब कैपिलरी, और नेटवर्क मतलब नेटवर्क, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो एक काम करूंगा मैं, ये पूरा जो नेफ्रॉन है वो तो बनाऊंगा, मगर मैं एक काम करता हूं कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है इसको कुछ अलग तरीके से बनाता हूं, समझाता हूं आपको, ओके। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ये चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, चलो तो चलते हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ओके। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ये कौन था, ये ऐसा बोमन कैप्सूल, दिस वन इज द बोमन कैप्सूल, ओके। ये कौन था, ये था ऐसा पीसीटी, ये पीसीटी जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
और ये कौन था, ये था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट कौन सा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये आपका DCT और ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, यहां तक समझ में। अब मैंने बोला कि यहां पे ये देखें, ये कौन है, ये आपका ग्लोमेरुलस, ये वाला पार्ट, और ये अफरेंट आर्टरियोल और ये इफरेंट आर्टरियोल। ओके, ये अफरेंट आर्टरियोल, ये इफरेंट आर्टरियोल। अब सवाल ये है कि ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल मैंने बताया था आगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक ऐसा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बना देता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क किधर होता है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आप समझ सकते हो किसके चारों तरफ है, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ है। ओके, चलिए, तो अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया है, ध्यान से देखें, नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ गया। हमारा काम क्या है, हमको उसमें से कुछ अच्छी चीजों को निकालना है जो वेस्ट के साथ चली गई गलती से। ओके, तो सबसे पहले अच्छी चीजों में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये PCT वाला पार्ट है। PCT से हम ग्लूकोज निकालते हैं, ठीक है। PCT से हमने क्या निकाला बताओ, ग्लूकोज निकाला, और क्या निकाला, अमाइनो एसिड निकाला, ये दोनों निकाले, AA मतलब अमाइनो एसिड। अच्छा, ये निकाल के हम कहाँ डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में। ओके, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, जिसको इन शॉर्ट में बोला PCN, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ओके, अब सवाल ये उठता है कि सर ये अच्छी चीजें अपने आप कैसे चली आई। हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया था ना गरीब और अमीर वाला कॉन्सेप्ट, तो बिल्डर ने गरीब लोगों को फोन किया, वो बोला कि यार तुमको तो हमने भगाया था, मगर तुम हमारे बच्चे के साथ लेके भाग गए, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, सही राइट। तो गरीब ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा तुम्हारा, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, बड़ी मेहनत लगी होगी तुमको पैदा करने में, मैं एक काम करता हूं, बच्चा तुम ले जाओ, राइट। अमीर आदमी बड़ा खुश, अरे वाह पैसा बच रहा है। मगर उसने आगे बोला कि बच्चे तुम ले जाओ, मगर हमको तुम दे दो क्या, रोकड़ा। अच्छा, बच्चे कौन थे, बच्चे याद करो एसेंशियल सब्सटेंस, और एसेंशियल सब्सटेंस कौन होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना, राइट। तो बच्चे तो डिलीवर किए गए अमीर आदमी को, मगर क्या मांगा गया, वेस्ट के द्वारा क्या मांगा गया, रोकड़ा। और बायोलॉजी में रोकड़ा, पैसा मतलब ATP, यानी कि इस जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड से, ये वापस जब ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे तो यहाँ पे डिमांड होगी, किसकी डिमांड होगी, रोकड़े की। और बायोलॉजी में रोकड़ा का मतलब क्या होता है, ATP। तो याद रखना, ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ, किसका, ग्लूकोज का, किसका, अमाइनो एसिड्स का। अभी और भी है, इसी PCT से मैं बात करूं तो अप्रोक्स 70% सोडियम आयन, ये भी रीअब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव यानी ATP। ओके, और साथ ही साथ में कौन, पोटेशियम आयन, ठीक है। अप्रोक्स 75%, ये 70% और ये 75%, ये भी यही PCN में जाएंगे, है ना, PCT के थ्रू। और क्या हो सकता है, और PCT के थ्रू जाते हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड नहीं, मैं यूजुअली यहाँ पे वाटर लेता हूँ, वाटर, ये मगर डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, ठीक है। ये वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, याद रखना, मगर किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, और कुछ अमाउंट में यहाँ से यूरिया, यहाँ से कुछ अमाउंट में यूरिया भी जाता है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब आप कहोगे सर यूरिया तो एक वेस्ट है, तो मैंने बोला ना, वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जाता, कुछ ही जाता है ताकि इधर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, यानी कि सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। ये भी डिफ्यूजन के ही थ्रू जाएगा, मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगने वाली है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे आप। ओके, अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट से सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें निकाल ली गई। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऐसा होता हुआ, ये कह रहा है, अरे क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे से सारी चीज़ें अच्छी निकाल रहे हो। हाँ, तो इन लोगों ने कहा अबे तेरी अच्छी चीज़ थोड़ी थी वो तो मेरी थी, तो मैंने ले ली, राइट। अब सवाल उठता है कि अब और क्या निकाला जा सकता है, तो ध्यान से समझना। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आएगा कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले। There is a two part of loop of Henle. One is the ascending loop of Henle and second one is the descending loop of Henle. तो ये descending loop of Henle है और ये ascending loop of Henle है। तो descending loop of Henle से यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला descending loop of Henle is permeable for what, water। आप कहीं भी पढ़ लेना, इसको NCERT में भी मेंशन है, water, राइट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो देखो, ये रहा सॉल्यूट और ये रहा सॉल्वेंट। ये वाला हाथ का ये वाला पार्ट सॉल्यूट है और ये वाला पार्ट सॉल्वेंट है। तो मैंने बोला, ध्यान से समझना, मैंने बोला कि अब यहाँ से क्या निकलने लगा, बताओ, सॉल्वेंट यानी कि पानी। तो पानी निकलने लगा। अब पानी निकलने लगा मतलब पानी कम होने लगा,
इसका मतलब इनडायरेक्टली सॉल्यूट बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे पानी निकलेगा, यानी कि जैसे जैसे सॉल्वेंट निकलेगा, वैसे वैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा उस पूरे सॉल्यूशन का, हाइपरटोनिक। सॉल्यूट ज्यादा होता है तो हाइपरटोनिक, और सॉल्यूट कम होता है तो हाइपोटोनिक। राइट, ध्यान से समझ लो, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप अपने मन से क्वेश्चन करना। देखो, ये सॉल्वेंट कम मतलब सॉल्यूट ज्यादा, हाइपरटोनिक। राइट, ये देखो, ये कौन ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा, तो कौन सा होगा, हाइपोटोनिक। बस ऐसे याद रखो। तो नो डाउट जब वाटर निकलने लगेगा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और यहां पे आते आते ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक, मैं अच्छे से लिख देता हूं, हाइपरटोनिक। ओके, ये कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। इसके बाद ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा। नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, ध्यान से समझना। तो यहां से अब ये जो बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट इज परमिएबल फॉर सॉल्ट, तो यहां से क्या निकलेगा, सोडियम आयन, यहां से क्या निकलेगा, पोटेशियम आयन, यहां से क्या निकलेगा, बाइकार्बोनेट आयन। अब एक बात बताओ, अब सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट निकल रहा है, और सॉल्यूट निकल रहा है तो ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसा था, पानी एकदम कम हो गया था, पानी निकलता ही जा रहा था। अब क्या हुआ, सॉल्यूट निकल रहा है, निकला। राइट, 10 बना, सॉल्यूट निकला। एक समय ऐसा होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इक्वल हो गई होगी, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, बताओ क्या आया होगा, आइसोटोनिक। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। ओके, मगर ये सॉल्यूट धकाधक तेजी से निकलते ही जा रहा है, इसका मतलब अब ये सॉल्यूट कम हो गया और सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जब डिसेंडिंग लूप असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट में जाएगा तो यहाँ पे हाइपोटोनिक हो जाएगा, है ना। याद रखना, बीच में आइसोटोनिक के बाद हाइपोटोनिक हुआ। अब ये कौन है, ये है आपका डीसीटी। डीसीटी से क्या होता है, डीसीटी से भी सेम कॉन्सेप्ट है, पोटेशियम आयन निकलता है, ठीक है, एक्टिवली, और सोडियम आयन निकलता है, और बाइकार्बोनेट भी निकलता है, सब निकलते हैं। तो एक बात बताओ, अब और यहां से सॉल्यूट निकलने लगे, और सॉल्यूट निकलने लगे, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन अब और कम होती जा रही है, तो यहाँ पे भी हाइपोटोनिक हो जाएगा। ओके, ज्यादा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। अब ये यूरिन यानी कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट अब आएगा कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट पे जब आता है, ध्यान से समझना, तो कलेक्टिंग डक्ट पे एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एडीएच। एडीएच, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वैसोप्रेशन। मैं सब सारा नहीं लिख रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जब कभी इंडोक्राइन का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें जरूर समझाऊंगा। एडीएच जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेशन, उसी को बोलते हैं पिटरेसिन। ये तीनों नाम याद रखने। एडीएच का फुल नेम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैसोप्रेशन और पिटरेसिन। इसको कैसे याद रखोगे, देखो, वैसोप्रे पिट रे, वैसोप्रे पिट रे, ठीक है। तो वैसोप्रेशन और पिटरेसिन, अगर ये मस्त समझ में आए तो कैसे बोला, वैसोप्रे पिट रे, ऐसे याद रख सकते हो, वैसोप्रेसिन पिट रेसिन। ओके, तो एक बात बताओ, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता क्या है कि ये इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आया, इससे ये बहुत तेजी से यहां से धका धक क्या निकालता है, पानी। ये पानी बहुत ज्यादा निकालेगा, पानी निकालता ही रहेगा, पानी निकालता ही रहेगा, पानी निकालता ही रहेगा। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह रहा है कितना निकाल रहे हो, क्या पानी निकाले जा रहा है। अब जब निकाले जा रहा तो एक बात बताओ, भले पहले ऐसे हाइपोटोनिक था, सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट कम ज्यादा था, अब ये पानी निकलता ही जा रहा है, 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 मतलब पानी अब कम होता जा रहा है। तो 100% अब जो लास्ट में हमको मिलेगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ती जाएगी। देखो ना, पहले ऐसा था हाइपोटोनिक, मगर पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो ये अपने आप हाइपर हो जाएगा। इसका मतलब जो यूरिन हमको मिलेगा, ये यूरिन हमको मिल गया, और ये यूरिन कैसा हो गया, हाइपर टॉनिक। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि जो यूरिन आपको लास्ट में मिलता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक। ओके, तो ये था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मगर आपको समझ में नहीं आए तो एक एक बात मैंने समझाने की कोशिश की है, कहीं पे कंफ्यूजन तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पे होता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी पे। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पे होता है कितना, अप्रोक्स 70% रीअब्जॉर्प्शन, 70% रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। ओके, 70% रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होगा, पीसीटी पे होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो आप जानेंगे। हाँ, ये पूछता है कि कहां पे हाइपरटोनिक, कहां पे हाइपोटोनिक, तो ये आप समझ गए होंगे। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है वो कौन कराता है, तो याद रखना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एडीएच क्या करता है, इसका रोल क्या है बताओ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन
ऑफ वाटर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे वर्क करता है, साइट याद रखनी है, कौन सी साइट है बताओ, ये कौन है, कलेक्टिंग डक्ट, तो ये भी आपका हो गया। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और ये जो लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमेबल होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमेबल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक बात, अगर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, बिना सोचे समझे। ऐसी बहुत सारी वीडियो में लाने वाला हूँ, बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करो, और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो जरूर आप बोल सकते हैं, हाँ, और लाइक करो इस वीडियो का, मतलब फिलहाल में लाइक का जो बोल सकते हैं एक लिमिट में आपको बता रहा हूँ, मैं उतना चाहता हूँ कम से कम 100 लाइक तो कर दो, ठीक है, कम से कम 100 लाइक तक पहुँचाओ, और बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो चलेगी, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बस इतना ही कहना था मुझे आपसे। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।